इससे पहले 4 पार्ट हो चुका है जिसमें हम लोग 103 नंबर सवाल तक देख रहे हैं। आज स्टार्ट करेंगे 104 नंबर का सवाल। तो 104 नंबर का सवाल सुनिएगा सर। बोले एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाता है। बोला समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। बोला है साधारण ब्याज का केस है सर। बोला है 8 वर्षों में तिगुना हो गया है धन, 5 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। गौर करिएगा, यहाँ पर बोला 8 वर्ष में धन तिगुना हो गया, 8 वर्षों में धन तिगुना हो गया, तो बोला कितने वर्षों में धन 5 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में पूछा है तो सर हमने मान लिया x ईयर्स में। जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो इसको बनाने का एक फॉर्मूला है n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1 बराबर होता है t1 बटे t2। देखिए सर n1 मतलब 3 गुना, पहला गुना वाला बात n1 की जगह रखिएगा, 3 माइनस 1 बटे n2 मतलब दूसरा गुना वाला बात n2 की जगह रखिएगा, 5 माइनस 1 बराबर t1 मतलब हो जाएगा सर 8, t2 हम लोगों को नहीं दिया था, x माना था हम लोगों ने, बट्टा x हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 बट्टे 4 बराबर हो जाएगा 8 बटे x, यहाँ 2 चौका 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर हम लोगों का 16 ईयर्स। यानी बोला धन कितने वर्षों में 5 गुना होगा, तो 16 वर्षों में आपका धन 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सवाल सुनिएगा सर 105 नंबर का। बोला 16 बट्टे a बराबर 1 बट्टे रूट अंडर 0.25। बोला a का मान कितना होगा। यहाँ हम लोगों को दिया है 16 बट्टा a बराबर 1 बट्टा रूट अंडर 0.25। गौर करिएगा, यहाँ 16 बट्टा a बराबर सर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 0.5 आएगा। तो देखिए a बराबर हो जाएगा 16 गुना 0.5 हो जाएगा सर। पॉइंट उड़ाइएगा नीचे 10 आएगा, 5 गुना 10, 2 8 16, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 8। वही पूछा था हम लोगों से a का वैल्यू कितना, तो 8 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 106 नंबर का सवाल सुनिए। बोला है एबीसी एक साझेदारी कंपनी में 1,20,393 रुपया का मुनाफा अर्जित करता है। बोले एबीसी के 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। बोला बी को कितना हिस्सा मिलेगा। सर तीनों मिलाकर के टोटल 1,20,393 रुपया का मुनाफा है, तीनों मिला करके, और बोला मुनाफा को 5:3:1 के अनुपात में बांटा है। बोला बी का हिस्सा कितना होगा। तो गौर करिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए 106 नंबर का तीनों मिला करके पहला ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर टोटल मुनाफा है 1,20,393 रुपया, और बोला है तीनों मुनाफा को यहाँ पर 5:3:1 के अनुपात में बांटा है। तो सर अनुपात जब भी देगा तो कोई एक वेरिएबल लगा दीजिएगा। जब ये तीनों के मुनाफा का योग है तो अनुपात में भी तीनों के मुनाफा का योग ही निकालेंगे। यहाँ देखिए 5x मुनाफा a का है, 3x मुनाफा b का है, 1x मुनाफा c का है, तो टोटल तीनों मिलाकर कितना 5 3 8 1 9x, तीनों का टोटल मुनाफा बराबर सर टोटल मुनाफा हम लोगों ने कर दिया। जरा सा गौर करिएगा, यहाँ 9 से काटिएगा तो 9 एकम 9 3 0, 9 तिया 27, 3 3, 9 तिया 27, 6 9, 9 सत्ते 63, 6 3, तो हो जाएगा 9 सत्ते 63, यानी x का वैल्यू निकल गया 13377। हम लोगों से पूछा b का हिस्सा बताइए, तो सर b वाले डाटा में x का वैल्यू रखेंगे तो b का आई निकल जाएगा, यानी 3 गुना 13,377। तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 2 23, 3 तिया 9, 9 2 11, 3 तिया 9, 9 1 10, 3 एकम 3, 3 1 4 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 40,131 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं सर हम लोग। तो अगला 107 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 24 है, उन दोनों का एलसीएम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। गौर करिएगा सर जरा सा 107 नंबर में। बोला दो संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या, दोनों का HCF दिया हम लोगों को 24। बोला दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है, एलसीएम बराबर व्हाट।
आप जानते हैं किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है वो संख्या के एलसीएम को पूर्णतः काटता है। तो हम लोग देखेंगे बाय ऑप्शन में ऐसा कौन सा संख्या है जिसको इसका एचसीएफ पूर्णतः काटता है। जिस संख्या को एचसीएफ काटेगा वही संख्या ये दोनों का एलसीएम हो सकता है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं सर, बाय ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं ए नंबर। तो ए नंबर में देखिए हम लोगों का ऑप्शन है 118। तो इसको 24 तो नहीं काट रहा है क्योंकि 24 पंचे होता है 120, पूर्णतः नहीं काट रहा है, यानी ये दोनों का एलसीएम नहीं हो सकता। आगे बढ़ जाएंगे सर हम लोग। दूसरा ऑप्शन देखिए बी नंबर में है आपका 144। तो ये देखिए ये 144 को 24 पूर्णतः काटता है 6 मरतबे, यानी ये जो है एचसीएफ काट रहा है, यानी 144 ये दोनों संख्याओं का एलसीएम हो सकता। वही बोला कौन एलसीएम हो सकता है, तो 144 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोगों का। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 108 नंबर का। बोला एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए सर जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोगों को बोलेगा बस वैसे वैसे करते जाना। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी चीज पहले से अपने आप में 100% होता है। समझ में आ रहा है ना बात। आगे देखिए सवाल क्या बोला है कि बोला दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो देखिए जरा सा क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया। 108 नंबर का सवाल है, क्रय मूल्य को हम लोगों ने 100 रुपया माना। बोला क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% है सर। अब 25% अधिक अंकित किए यानी 100 तो पहले से है, अब 25% अधिक यानी इसका 125% अंकित किए हैं। यानी अंकित कितना किए, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य का 25% बढ़ाकर, यानी इसका 125% अंकित किए। 100 का 125% होता है 125 रुपया आपने अंकित कर दिया। आगे बोला है कि अंकित मूल्य पर 25% छूट करके बेचता है। तो जरा सा गौर करिएगा, अंकित मूल्य यानी यहां हम लोगों को निकल गया 125, बोला इस पर 25% छूट करके बेचा। तो कोई भी चीज अंकित मूल्य भी आप अपने आप में 100% है, आप 25% कम करके बेचे यानी इसके 75% पे आप बेचे हैं। यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 125 का 75%। परसेंट उड़ेगा नीचे डबल जीरो। देखिए 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो यहां गुना करिएगा 5 दिया 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 एकम 3, बट्टा हो जाएगा 4। यानी विक्रय मूल्य हो गया आप लोगों का, या तो इसको भागा में बदल लीजिए 4 नमा 36, 1 3 1 5, 4 तिया 12, 7 3 0, 4 7 28, 4 5 30। यानी पता चल गया सर हम लोगों को कि जो 100 रुपया वाला जो खरीदा था वो 93.75 में बिका है। 93.75 में आप खरीदे थे 100 रुपया में और 93 रुपया में बेच दिए, यानी आपको 6 रुपया का लॉस लगा। 100 रुपया में खरीदे 6 रुपया का लॉस लगा, यानी 6% का लॉस लगा। लेकिन यहां पर सर आपको कितना 6.25 रुपये का लॉस लगा। 100 पर 6.25 का लॉस लगा, मतलब 6.25% का हानि हुआ। आंसर हो जाएगा 6.25% हानि हो जाएगा। 100 में सब तुरंत पता चल जाता है कि कितने परसेंट का हानि हुआ है। जैसे आपको 100 में 30 मार्क मिला तो 30% मार्क आया है। 100 रुपया वाला वस्तु 80 में बिका यानी 20 रुपया का हानि हुआ, यानी 20% का हानि हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाए। सवाल सुनिएगा सर 109 नंबर का। बोला है एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा सवाल 109 नंबर का। एक समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर एवं समानांतर हो। गौर करिएगा, ये दोनों बराबर है
और ये इसके बराबर है, और ये समानांतर है इसके, और ये समानांतर है इसके, ये समानांतर चतुर्भुज है। बोला ABCD है, ABCD है। तो पूरे का क्षेत्रफल दिया है सर हम लोगों को, पूरा का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया है 25 हम लोगों को सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो क्वेश्चन पूछा है बताइए BCD का क्षेत्रफल कितना होगा। BCD यानी सर BCD में इतना वाला भाग आता है, BCD ये वाला भाग का क्षेत्रफल पूछा है। याद रखिएगा समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को आधा आधा भागों में बांट देता है। तो पूरे का क्षेत्रफल है 25, ये वाला का क्षेत्रफल पूरे का आधा होगा, यानी BCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, आज हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। 110 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। जरा सा गौर करिएगा सर, यहाँ पे ये बोला है कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक खंभे को बोला है 8 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है। बोला प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा। आइए सुनिएगा। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि मान लीजिए ये आपका पोल है, बिजली का खंभा, इसको बोला है कि इसको पार करने में 8 सेकंड लेती है। तो देखते हैं सर पार करने के चक्कर में कितना दूरी तय किया होगा। ट्रेन यहां से आ रहा है, अभी तक सर स्टार्ट भी नहीं किया पार करना, तो पार यहाँ पे देखिए दोनों का मुंह मिला, तो अब देखिए धीरे धीरे पार कर रहा है, पार कर रहा है सर यहां से, अभी तक नहीं किया है, अभी तक अब कर लिया पूरी तरीके से पार तो कर गया सर, लेकिन ट्रेन का मुंह कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। यानी खंभे को पार करने के चक्कर में वो अपनी लंबाई इतना दूरी को तय कर लिया होगा। बोला इसको 8 सेकेंड में पार कर गया, मतलब 8 सेकेंड में वो ट्रेन अपनी लंबाई जितना दूरी तय कर गया, यानी 250 मीटर दूरी को 8 सेकेंड में तय किया है, तब वो पार हुआ होगा। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बराबर हो जाएगा 250 मीटर दूरी को 8 सेकेंड में खंभा को पार किया, मतलब 8 सेकेंड में 250 मीटर दूरी तय किया होगा। जरा सा गौर करिएगा, तो यहां हल करिएगा इसको, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 बराबर हो जाएगा 125/4 मीटर प्रति सेकेंड। आगे बोला है क्वेश्चन कि एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंडों में पार करती है। तो मान लेते हैं सर ये प्लेटफॉर्म है आपका, बोला इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार किया, तो 20 सेकेंड में जो पार किया, तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि 20 सेकेंड में कितना दूरी तय किया है, कैसे निकलेगा। देखिए यहां से ट्रेन आ रहा है सर, ट्रेन का मुंह मिला, प्लेटफॉर्म का मुंह मिला, यहां से पार करना स्टार्ट कर दिया, पार कर रहा है, देखिए पार कर रहा है, अभी तक नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है सर, अभी तक नहीं किया है, अब कर गया, इसको पार कर गया, देखिए अब पार किया, लेकिन ट्रेन का मुंह कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, यहां पर ये वाला जगह पर, यानी कितना दूरी तय किया होगा पार करने के चक्कर में, ट्रेन अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई, यानी ये इसको जो 20 सेकेंड में पार किया, यानी 20 सेकेंड में ही वो यहां से लेके यहां तक का दूरी सफर किया होगा। तो ये देखिए चाल मालूम है, 20 सेकेंड में इसको पार कर गया, यानी 20 सेकेंड में यहां से लेके यहां तक का दूरी तय किया होगा। तो समय दिया है 20 सेकेंड, और चाल हमको तो मालूम ही है, चाल गुना समय करेंगे तो वो दूरी प्लेटफॉर्म का दूरी नहीं निकलेगा, वो यहां से लेके यहां तक का टोटल दूरी निकलेगा सर। तो देखिएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, प्लेटफॉर्म की दूरी यानी लंबाई, ये देखिए सर इसको 20 सेकेंड में पार किया, मतलब 20 सेकेंड में जो दूरी तय किया होगा वो दूरी यहां से लेके यहां तक का होगा। तो चाल तो मालूम है उसका 125/4 मीटर पर सेकेंड, अब गुना 20 सेकेंड में इसको पार किया, मतलब 20 सेकेंड में यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा, चाल गुना समय कर देंगे, यहां से लेके यहां तक का दूरी निकलेगा, गुना हो जाएगा 20 सेकेंड, सेकेंड कटेगा, 4 पंचे 20, तो यहां पे देखिए सर ये गुना करिएगा तो 5 5 25,
5 दूना 10, 2 12, 5 एकम 5, 5 एक 6 हो जाएगा। यानी हम लोगों को ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की टोटल लंबाई मालूम चल गया 625 मीटर, और ट्रेन की लंबाई तो हम लोगों को 250 दिया हुआ था, और बोला बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर दोनों के टोटल लंबाई में से ट्रेन का लंबाई घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकलेगा। जैसा गौर करिएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर ये हो जाएगा 625 माइनस 250, माइनस करिएगा तो 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 375 मीटर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। 111 नंबर का बोला 4 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 6 बराबर 10 पे पावर m, और m का मान ज्ञात करें। गौर करिएगा सर, जैसा यहाँ पे 111 नंबर का सवाल है, 4 के पावर 3 गुना 5 के पावर 6 बराबर दिया है 10 के पावर m, बोला m बराबर कितना होगा। गौर करिएगा सर, ये 4 के पावर 3 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 होल पावर 3 गुना हो जाएगा 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m हो जाएगा सर। जब कोष्ट पे पावर कुछ भी रहता है तो पावर पावर गुना हो जाता है, 2 पे पावर 6 गुना 5 के पावर 6 गुना बराबर हो जाएगा 10 के पावर m। बेस पावर समान है तो बेस गुना हो जाएगा, 10 के पावर 6 बराबर हो जाएगा सर 10 के पावर m। बेस समान है दोनों साइड, पावर समान हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा 6। आगे बढ़ जाते हैं। 112 नंबर का सवाल सुनिएगा, बोला यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करें। बहुलक मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है सर, उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि 52 देखिए आपका दो बार आया है, 45 एक बार आया है, 49 आपका एक बार आया है, 54 एक बार आया है, और 56 दो बार आया है। 52 भी 2 बार है सर, 56 भी 2 बार है, और इसका बहुलक बोला 52 है, यानी 52 सबसे ज्यादा बार आया होगा। ये जो x-3 दिया है ये 52 ही होगा, मतलब 52 के बराबर होगा, क्योंकि बहुलक 52 है, सबसे ज्यादा टाइम्स 52 आया होगा। 2 बार तो दिख रहा है, 2 बार 52 भी है, 2 बार 56 भी है, तो x-3 का वैल्यू क्या होगा। बहुलक 52 है तो x-3 52 के बराबर होगा, तब ना 3 को 52 हो गया तो सबसे ज्यादा बार 52 आया है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि बहुलक 52 है, यानी x-3 बराबर हो जाएगा 52। यहां देखिए सर, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 55, वही बोला था x का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। मेरे नंबर का सवाल सुनिएगा, बोला निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों के द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। जरा सर ये ग्राफ को समझिएगा, यहाँ बोला गेम ए खेलने वाले लोग 25 और देखिए 20 के बीच में ग्राफ है, यानी सारे 22% लोग गेम ए खेलते हैं, और गेम बी खेलने वाले लोग 20% है, गेम सी खेलने वाले लोग 10% है, गेम डी खेलने वाले लोग 15% है, और गेम ई खेलने वाले लोग सारे 22% है। हम लोगों से बोला कि जो लोग गेम डी खेलते हैं उसकी संख्या 165 है, तो हम लोग जानेंगे कि डी खेलने वाले लोगों का परसेंट में मान कितना है। तो डी खेल खेलने वाले लोगों का मान परसेंट में 15 है। जरा सा गौर करिएगा, 113 नंबर में जो डी खेल खेलता है परसेंट में 15% लोग ऐसे हैं जो डी खेल खेलता है, और इस संख्या में 165 विद्यार्थी ऐसे हैं जो डी खेल खेलता है। तो दोनों से भी बात दर्शाए, परसेंट में ये संख्या में 1% का वैल्यू हो जाएगा 165/15, 100% का वैल्यू हो जाएगा 165/15 गुना हो जाएगा 100, 15 एकम 15, 15 एकम 15। ये 100% का जो मान निकालता है ये दर्शाता है कि सर सभी खेल मिलाकर टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो सभी खेल मिलाकर टोटल व्यक्ति कितने हैं 1100 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो 114 नंबर का सवाल बोला है, यहां पर चावल के 3 ढेर है जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए सर 3 चावल का ढेर है। पहला चावल के ढेर में आपका, इस चावल के ढेर में आपका है 120 किलो चावल है। दूसरा चावल के ढेर में देखिए आपका 144 केजी चावल है, और तीसरा चावल के ढेर में आपका 204 केजी चावल है।
बोला वह बड़ा से बड़ा बैग जिसमें सब चावलों को पैक किया, सॉरी बोला एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करे ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को सटीक संख्या में पैक किया जा सके। यानी इसका कहने का मतलब है सर वो बड़ा से बड़ा माप का बैग जो प्रत्येक चावल को पूर्णतः माप दे। जैसे सर आपका एक कोई बर्तन होता है चावल को मापने वाला, जैसे 1 केजी वाला कोई बर्तन हो तो इसको तो माप देगा, इसको माप देगा और इसको भी माप देगा, है ना सर। इसको 204 बार ऐसे करके निकालिएगा बर्तन से तो माप देगा। जैसे 2 केजी वाला आपके पास बर्तन है नापने वाला तो इसको भी माप देगा वो, क्योंकि काट रहा है, इसको भी माप देगा और इसको भी माप देगा, क्योंकि सर यहाँ से 2 केजी वाले बर्तन से आप 102 बार निकालिएगा तो पूर्णतः माप देगा। तो इस प्रकार से वह बड़ा से बड़ा बर्तन कौन है जो प्रत्येक चावलों के ढेर को पूर्णतः माप दे। तो वो कैसे पता चलेगा, सबका एचसीएफ लीजिएगा तो पता चलेगा वह बड़ा से बड़ा कौन बैग है, बड़ा से बड़ा जो प्रत्येक चावलों को माप दे। तो जैसा देखिए सर ये तीनों का एचसीएफ हो जाएगा आपका, निकालिएगा तो 12 आंसर हो जाएगा। यानी बड़ा से बड़ा बैग की माप कितना हो जाएगा, 12 केजी वाला। अगला 115 नंबर का सवाल सुनिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 है। बोले a अनुपात b बराबर 1:3, a अनुपात a गुना b ज्ञात करें। गौर करिएगा जरा सा, 115 नंबर का सवाल दिया है हम लोगों को, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर दिया है हम लोगों को 100। बोला है a अनुपात b दिया है हम लोगों को सर, a अनुपात b दिया है, 1:3 दिया है। बोला बताइए a गुना b कितना होगा। गौर करिएगा जरा सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 दिया तो स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा √100, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सर ये इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। a अनुपात b दिया था हम लोगों को 1:3, इसमें हमने x लगा दिया। जब a प्लस b का संख्यात्मक योग 10 दिया है तो अनुपात में भी दोनों का योग ही निकालेंगे। अनुपात में दोनों का योग 4x है लेकिन संख्या में दोनों का योग 10 है। ये देखिए x बराबर हो जाएगा 10/4 बराबर हो जाएगा 5/2। यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा 15/2 और x का वैल्यू 5/2 रखिएगा तो सर a का वैल्यू हो जाएगा 5/2। हम लोगों से पूछा कि a गुना b कितना होगा, तो a का वैल्यू आपने निकाला 5/2 और गुना b का वैल्यू निकाला आपने 15/2 और गुना करिएगा तो 75/4 आ जाएगा। जिसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा 18.75 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल सुनिएगा। बोला एक परीक्षा के 40 छात्रों के प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख दिए गए थे, तो सही माध्य क्या होगा। तो सही माध्य निकालने के लिए सर सही योग मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसा गौर करिएगा 40 छात्रों का माध्य मतलब औसत 72.5 अंक निकला। गौर करिएगा जरा 116 नंबर में 40 छात्र है, छात्र 1, छात्र 2, छात्र 3 ... यहाँ छात्र 40। ये 40 छात्रों का औसत अंक दिया हम लोगों को, एवरेज अंक दिया है 72.5 दिया है। बोला है बताइए सॉरी 72.5 निकाल लिया। जब घर आ गया वो उसको पता चला कि एक संख्या जो वास्तव में 84 था उसकी जगह 48 लिख दिया था। तो बोला बताइए सही औसत क्या होगा। गौर करिएगा सर, यहाँ देखिए जब 40 का औसत 72.5 निकाला, औसत मतलब होता है पर बॉडी 72.5 तो 40 का टोटल योग कितना निकाला होगा। तो देखिए हम लोग सही औसत कैसे निकालेंगे। सही औसत 40 का टोटल योग कितना निकाला होगा, 40 गुना 72.5 हो जाएगा। लेकिन सर जब इसका ये 40 का टोटल योग, लेकिन बोला था कि योग में 84 की जगह एक जगह 48 लिखा था, तो गलती से 48 लिखा था सर, योग में से 48 घटा दीजिए। इसके जगह होना क्या चाहिए था, 84 होना चाहिए। 84 को जोड़ दीजिए। अब ये सही योग निकल गया। जब सही योग में सही जितना डाटा है उससे भागा दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा। तो टोटल डाटा कितना है 40। अब एवरेज जिसका निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा 73.4%, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। अगला सवाल सुनिएगा 17 नंबर का, 117 नंबर। बोला है 3/7.1/3 प्लस 3/3.1/7 का वैल्यू कितना होगा। गौर करिएगा 3/7.1/3 प्लस है 3/3.1/7।
देखिए सर, इसको हल करिएगा तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 7 या 21 एक 22/3 हो जाएगा, प्लस ऊपर 3 नीचे 7 या 21 एक 22/7 हो जाएगा। ये पलटेगा तो ऊपर हो जाएगा सर 9/22 और ये पलटेगा तो ऊपर हो जाएगा 21/22। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऊपर 21 9 30/22 हो जाएगा। 2 11 है, 2 15 है, यानी 15/4 होगा, जिसको भिन्न में लाइएगा तो 4/11 आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते। अगला 118 नंबर का सवाल सुनिएगा। 8.1/3 गुना 4.1/5 भागा 5.1/4 का वैल्यू कितना होगा? गौर करिएगा जरा सर, 118 नंबर का 8.1/3 मतलब 24 एक 25/3 हो जाएगा, गुना 4.1/5 मतलब 5 के 20 एक 21/5 हो जाएगा। देखिए भागा है 4.5/5 यानी 21/4 हो जाएगा। यहाँ 25/3 गुना हो जाएगा 21/5, भागा को गुना लिखिएगा सर, अगला वाला टर्म पलट जाएगा 4/21 हो जाएगा। यहाँ देखिए 21 कटेगा, 5 5 25 तो ऊपर हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो 6.2/3 आएगा। ठीक है, आगे सर 119 नंबर का बोला 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया अधिक है, मूलधन ज्ञात करें। समय दिया हम लोगों को 2 वर्ष और रेट दिया है 5%। बोला चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 10 रुपया अधिक है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 10 रुपया अधिक है, मतलब दोनों ब्याजों में 10 का डिफरेंस है। बोला मूलधन क्या होगा? जब भी सर दोनों ब्याजों का डिफरेंस दिया हो तो मूलधन बराबर फॉर्मूला होता है D इंटू 100/r⁻3। D मतलब दोनों ब्याजों का अंतर 10 दिया है सर, इंटू 100/r का वैल्यू दिया हम लोगों को 5, पावर t मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर करिएगा तो 400 होता है, 400 गुना 10 ये हो जाएगा 4000 आंसर। मूलधन कितना हो जाएगा सर? 4000 रुपया। आज यहीं तक 120 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। तो 120 नंबर का सवाल सुनिएगा सर। ए और बी के आयु का अनुपात 1:2 दिया है। बोला 7 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। जैसा गौर करिएगा सर, ए की वर्तमान आयु को हम लोगों ने ए मान लिया सर, और बी की वर्तमान आयु को हम लोगों ने बी मान लिया है। तो क्वेश्चन बोला है कि दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 दिया है, यानी A/B ये भी दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात है सर, ये भी दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात है। दोनों को हमने बराबर कर दिया। देखिए 2A बराबर हो जाएगा, यहां से 2A बराबर हो जाएगा B सर, ये इधर आएगा तो 2A - B बराबर हो जाएगा 0। समीकरण फर्स्ट। आगे बोला है कि 7 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 3:5 होगा। ये जो 3:5 है सर, दोनों के 7 वर्ष बाद के आयु का अनुपात है। तो इधर लेफ्ट साइड भी हम लोग दोनों के 7 वर्ष बाद के आयु का अनुपात निकालेंगे। इसका वर्तमान में A है तो 7 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? A+7, और इसका वर्तमान में B है तो 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? B+7। दोनों के 7 वर्ष बाद का आयु का अनुपात, बट्टा मतलब अनुपात है सर, ये भी दोनों के 7 वर्ष बाद के आयु का अनुपात है। जब इसको सर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो यहां से देखिए आ जाएगा आपका 5A + 35 बराबर हो जाएगा यहाँ 3B प्लस हो जाएगा 21। जब इसको सॉल्व करिएगा सर 5A - 3B बराबर हो जाएगा इधर आपका -14। तो समीकरण ये सेकंड हो गया। दोनों समीकरणों को जब हल करिएगा सर तो यहां से आपको A का वैल्यू निकल जाएगा 14 और B का वैल्यू निकल जाएगा 28, यानी A और B निकला मतलब दोनों के वर्तमान आयु निकल गया है 28, 14 और 28। 121 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो एक वृत्त का परिधि दिया है सर हम लोगों को 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2πr, लेकिन संख्या में उसका परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर हो जाएगा 22। 22 कटेगा सर, r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। बोला क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का वैल्यू होता है सर 22/7 और r का वैल्यू दिया है 7/2। 7/2 गुना 7/2 हो जाएगा।
तो जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 11 सते 77 बट्टे हो जाएगा 2। जब सॉल्व करिएगा सर यहाँ से, तो यहाँ से 11 यानी 38.5 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना सर? आगे बढ़िए सवाल सुनिएगा। बोला है 50 आदमी एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 18 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? 50 आदमी 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, बोला 18 आदमी कितना दिन में करेगा? जरा सवाल करिएगा। 122 नंबर का सवाल है। 50 आदमी 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो सिर्फ एक आदमी, 50 आदमी रोजी रोज काम करता है तो 20 दिन में समाप्त है। जब एक आदमी रोजी रोज काम करेगा तो 20 गुना 50 दिन लगेगा सर, बोला है। इसलिए 18 आदमी रोज काम करेगा तो कितना समय लगेगा? 18 आदमी करेगा तो 20 गुना 50 बटे 18 दिन लगेगा। इसको सॉल्व करिएगा। 2 × 18, 2 10 है 20, यानी हो जाएगा 500 बटे 9 दिन। सर आगे बढ़ाइएगा इसको, 55.5 बटे 9 दिन आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सुनिएगा 123 नंबर का सवाल। बोला है a⁻6 गुना a⁻⁻4 भागा a⁻3 का वैल्यू कितना होगा? तो जरा सा गौर करिएगा। यहाँ 123 नंबर का सवाल, a⁻6 गुना a⁻4 भागा a⁻3। यहाँ पे सर a⁻6 गुना a⁻4 को 1/a⁴ लिख दिया हमने। भागा को गुना करिएगा तो सर ये पलट जाएगा, तो 1/a⁴ हो जाएगा। नीचे देखिए सर, यहाँ हो जाएगा a⁻6, बेस समान है पावर जुटेगा। जब गुना में बेस समान होता है पावर जुट जाता है, a⁻7 हो जाएगा सर। तो जब इसको काटिएगा तो 1/a आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 गो a ऊपर से 6 गो a नीचे से कटेगा तो यहाँ नीचे में बचेगा a गो a, 1/a आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, तो 124 से लेके 126 तक सर नीचे दिए गए डाटा के आधार पर जवाब देना है। देखिए निर्देश सुनिएगा। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोला है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं और 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। तो अब इसी के आधार पे हम लोगों को जवाब देना है। देखिए सर, ये वेन डायग्राम का सवाल है और वेन डायग्राम मेथड से बनेगा। तो इसके लिए आपको दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए बनाना पड़ेगा। तो ये सर हमने दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कराते हुए बनाया। बोला है 38 विद्यार्थी कोई ना कोई एक खेल खेल सकते हैं। तो पहले तो हम इसको शो कर देते। ये इसको हमने खो खो खेल मान लिया। ये पूरा वाला घर जो है सर खो खो खेल को दर्शाता है और ये वाला जो है कबड्डी खेल को दर्शाता है। क्या बोला? 38 विद्यार्थी कोई एक खेल खेल सकते हैं, यानी 38 विद्यार्थी ऐसे हैं सर, या तो कबड्डी या तो खो खो या तो दोनों खेल खेल सकते हैं। यानी 38 विद्यार्थी कोई ना कोई एक खेल खेल सकते हैं। यानी टोटल 40 है, 40 में 38 कोई ना कोई एक खेल खेल सकते हैं। यानी 2 विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेल सकते होंगे। ये 2 विद्यार्थी ऐसा है जो कोई खेल नहीं खेलता होगा, ना तो कबड्डी ना तो खो खो। आगे बोला है हम लोगों को कि यहाँ पर देखिए, बोला है 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। तो हम बोलेंगे सर कबड्डी 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं, हम बोलेंगे जितने भी कबड्डी खेलते हैं कल शाम को आ जाइएगा, 200 रुपया दिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन व्यक्ति आएगा? जो ओनली कबड्डी खेलता होगा वो तो आएगा ही, जो कबड्डी और खो खो दोनों खेलता वो भी आ जाएगा सर। क्यों आएगा? क्योंकि वो बोलता है हम कबड्डी की अगर जांच हो तो उसमें तो हम पास हैं ही। तो यहाँ पर ये 20 में ओनली कबड्डी वाला है, जो कबड्डी खो खो दोनों खेल खेलता है वो वाला भी है। यानी सर 20 कबड्डी खेलता है, मतलब यहां से लेके यहां तक में टोटल 20 है और टोटल ये खेलने वाला को दर्शाता है। तो यहां से लेके यहां तक में 20 हो गया, तो 38 है, क्योंकि कोई खेल नहीं खेलता है, मतलब 38 कोई ना कोई खेल खेलता होगा। यहां से लेके यहां तक 20 है, तो 18 वो ओनली खो खो खेलता होगा सर। आगे देखिएगा जरा सा, बोला है कि यहाँ पर 24 विद्यार्थी खो खो खेलता है, सॉरी हाँ, बोला 24 विद्यार्थी खो खो खेलता है। तो 24 विद्यार्थी खो खो खेलता है, जो बोलेगा हम बोलेंगे जो जो खो खो खेल खेलते हैं आ जाइएगा। तो वो जो ओनली खो खो खेल खेलते हैं वो तो आएंगे ही, जो खो खो कबड्डी दोनों खेल खेलते हैं वो भी इसमें आ गए होंगे। यानी 24 जो खो खो खेलते हैं सर, इसमें ओनली खो खो वाला भी है और दोनों वाला भी है। यानी यहां से लेके यहां तक में टोटल 24 है। अब टोटल 38 है खेलने वाला, 38 में से 24 माइनस करिएगा तो ओनली कबड्डी वाला निकल जाएगा।
तो 38 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 14 को बचेगा। अब यहाँ देखिए, यहां से लेके यहां तक में टोटल 38 है। अगर 38 में से आप 14 प्लस 18 जोड़ के घटा दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 38 माइनस ये हो जाएगा 32, यानी 6 गो ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते होंगे। तो अब देखिए वेन डायग्राम बन गया। अब सवाल का जवाब देते हैं। तो सवाल सुनिएगा 124 नंबर का। सवाल बोला है कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल सकते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल सकते हैं? 6 गो विद्यार्थी दोनों खेल खेल सकता है। आगे बोला है कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेल सकते। कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेल सकते हैं सर? यहां से लेके यहां तक सारे लोग कबड्डी खेल सकते हैं। 18 को कबड्डी नहीं खेल सकता है, यानी 125 नंबर हो जाएगा। 18 को कबड्डी नहीं खेलता है, ये तो कुछ नहीं खेलता है, मतलब कबड्डी नहीं खेलता है। 18 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 20 ऐसे विद्यार्थी जो खेलेगा। 126 नंबर कितने विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेल सकता। ये तो सर टोटल दर्शा रहा है कोई ना कोई खेल खेल सकता है। कितने विद्यार्थी जो कोई खेल नहीं खेल सकता, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? 2। तो 126 का आंसर कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। ठीक है, सवाल सुनिएगा। बोला एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई का पता लगाए। गौर करिएगा, एक मीनार है सर, ये मीनार मान लिया हमने। 127 नंबर का सवाल है। बोला मीनार के आधार से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु। तो मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी स्थित बिंदु ये वाला सर हमने मान लिया। बोला यहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब यहां से इसके शीर्ष को देखा जाए तो यहां 60 डिग्री का कोण बनता है। तो क्वेश्चन बोला है बताइए मीनार की ऊंचाई कितना होगा। तो जरा सा गौर करिए, tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब यानी h बट्टा 20 हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर h बट्टा 20 हो जाएगा। इधर गुना करिएगा तो h बराबर हो जाएगा 20 गुना √3 और √3 का वैल्यू होता है सर 1.732। सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 34.6 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगले सवाल 128 नंबर का सुनिएगा। बोला एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। बोला सीढ़ी के आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। बोला है सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। बोला है बताइए सीढ़ी की लंबाई क्या होगा। गौर करिएगा जैसा सर 128 नंबर का सवाल। बोला है एक इमारत है, बोला है सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी है। सीढ़ी ऐसे लगा हुआ होगा सर। बोला सीढ़ी का आधार जो है इमारत से 6 मीटर दूरी पर है। तो यहां से यहां बराबर हो जाएगा 6 मीटर। और आगे बोला है ये जो सीढ़ी है इमारत आधार से 14 मीटर ऊंचा तक लगा हुआ है। ये 14 मीटर आपका दिया है। बोला बताइए सीढ़ी की लंबाई कितना। तो जैसा गौर करिए कर्ण है और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √196 प्लस 36। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा सर तो √1 आ जाएगा 232, जिसका मान होता है 2√50। इस नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। बोला एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगा समय ज्ञात करिए। सर समय निकालना है हम लोगों को, इसके लिए 2 चीज मालूम होना चाहिए। पहला तो ट्रेन का चाल, पहला तो दूसरा उसने कितना दूरी तय किया। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए ट्रेन का चाल दिया हम लोगों को 160 किलोमीटर प्रति आवर। तो सर इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 160 गुना हो जाएगा 5/18। अब ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। इसको जब हल करिएगा तो 2 9 18 80 गुना 160 यानी हो जाएगा 400/9 मीटर पर सेकंड, है ना सर। अब बोला है कि खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा और ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है। तो जैसा यहाँ गौर करिएगा, मान लीजिए कि ये खंभा है और इधर से कोई ट्रेन आ रही है। तो आ रही है तो सर यहां से देखिए अभी से पार करना स्टार्ट नहीं करता है। पार यहां से जब इसका मुंह मिल गया तो यहां से पार करना स्टार्ट किया। देखिए पार कर रहा है धीरे धीरे, देखिए पार कर रहा है, अब कर गया पूरी तरीके से। पार तो कर गया सर, वही बोला कि पार कर गया तो कितना समय लगा होगा। पार करने के चक्कर में इसका मुंह यहां पहुंच गया, यानी टोटल इतना दूरी तय किया, यहां से लेके यहां तक का दूरी तय कर लिया होगा पार करने में।
तो ये दूरी ट्रेन की लंबाई है सर। हम समझ रहे हैं यदि खंभे को पार किया है तो 180 मीटर दूरी तय किया होगा। तो 180 मीटर दूरी तय किया होगा तो पार हो गया होगा, तो समय नहीं निकल जाएगा। तो समय बराबर होता है, इसको पार करने के चक्कर में 180 मीटर दूरी तय किया, तो हम जानेंगे 180 मीटर दूरी तय करने में जितना समय लगा होगा वही समय बताएगा कि पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जरा सा, 180 दूरी बटे चाल समय को दर्शाता है 400/9। जब इसको सर आप लोग हल कर लीजिएगा तो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 180 गुना 9 बटा हो जाएगा 400। तो ये जीरो कट जाएगा, 2 विषय होता है 2 9 18। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 40, सॉरी यहां से आ जाएगा आपको 4.05 सेकेंड आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला सवाल 130 नंबर का सुनिएगा। बोले ए 3480 रुपये की साइकिल बेचकर 20% लाभ कमाता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। 3480 रुपये में साइकिल को बेचा, 20% का लाभ कमाया, बोला क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आप तो जानते हैं लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है सर। तो क्रय मूल्य को हम लोगों ने x मान लिया। देखिए जरा सर, क्रय मूल्य को हम लोग x रुपया मान लिए। क्या बोला कि 20% का लाभ हुआ है 3480 में बेचने से। 3480 में बेचा तो 20% का लाभ हुआ है। लाभ तो सर क्रय मूल्य पर होता है, ये 20% लाभ हुआ और क्रय मूल्य अपने आप में 100% पहले से रहता है, यानी इससे 20% अधिक में बिका होगा। तो 100 तो पहले से है, यानी क्रय मूल्य का 120% पर बिका होगा, लेकिन बिका कितना में 3480 में। यहां जब इसको सॉल्व करिएगा तो x का मान आ जाएगा 2900 रुपया। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 131 नंबर का। बोला ए किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, बी वही काम 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम करने में कितना समय लगेगा। जरा सवाल करिएगा यहाँ पर। देखिए 131 नंबर का बोला ए 40 दिन में कर सकता है और बोला है बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर काम करेगा तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले जानेंगे टोटल काम की मात्रा कितना है, वो सर एलसीएम मेथड से निकलता है। एलसीएम लीजिएगा इसका, सॉरी ये 40 था तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएगा। ये हमेशा टोटल वर्क को दर्शाता है, एलसीएम हमेशा सर टोटल वर्क को दर्शाता है। और ये ए बोलता है कि टोटल काम को 40 दिनों में कर देंगे, यानी एक दिन में 3 काम करता होगा वो। और ये बोलता है कि टोटल काम को यानी 120 यूनिट काम को 30 दिन में कर देंगे, यानी एक दिन में ये 4 काम करता होगा। एक दिन में ये 3 काम करता है, एक दिन में ये 4 काम करता है। तो a प्लस बी मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 + 4 बराबर 7 काम करेगा सर। टोटल काम है कितना 120। एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम करता है, हम बोलेंगे 14 काम है तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, हाँ तो 2 दिन लगेगा। क्या किया आपने, 14 में 7 से भागा दिया। उसी प्रकार से ये दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करता है तो 120 काम करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क में एक दिन में जितना काम हो रहा है उससे भागा देंगे तो समय निकल जाएगा। तो जरा सा गौर करिएगा, समय बराबर हो जाएगा 120/7, भागा दीजिएगा 7 एकम 7, 5 0 7 7 49, 1/7 दिन हो जाएगा आंसर। 17.1/7 दिन लगेगा। ठीक है।